तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और आज हम कर रहे होंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 का आज हमारा टॉपिक है हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड्स और जो बेसिस होते हैं वो मेटल से किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उनको समझने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे। पहले हम उन एक्टिविटीज को अच्छे से डेप्थ में समझेंगे और फिर उसके बाद हम उन पर्टिकुलर रिएक्शंस को जो इस टॉपिक से रिलेटेड है उन्हें भी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है। और जहां तक बात रही इस पर्टिकुलर डायग्राम की, तो ये पर्टिकुलर डायग्राम ज्यादा अच्छा तो नहीं बना, लेकिन अगर आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे आपको इससे अच्छा डायग्राम बना हुआ मिलेगा एनसीईआरटी में। मैंने तो जस्ट एक बार को बना दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाइए। ठीक है। और बाकी अगर आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में जो ये टेस्ट ट्यूब है ये एक स्टैंड में फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने हवा में ही लटका दिया क्योंकि जगह नहीं थी। ठीक है। ये एक स्टैंड से फंसा हुआ होगा ये हमारा टेस्ट ट्यूब। तो ये छोटी मोटी चीजों का आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको ये डायग्राम ज्यादा पसंद नहीं आ रहा तो आप अपनी एनसीईआरटी भी खोल के रख सकते हैं अपने सामने, ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे होंगे हमारी एक्टिविटी नंबर 2.3। ठीक है। एक्टिविटी 2.3। तो एक्टिविटी 2.3 में क्या है, हम क्या करते हैं इसमें, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब में मैं 5 मिलीलीटर H2SO4 भरता हूं। इस वाले टेस्ट ट्यूब में मैं 5 मिलीलीटर डाइल्यूट H2SO4 भरता हूं। और फिर मैं क्या करता हूं, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं कुछ जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देता हूं और उन जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को मैं जिंक ग्रैन्यूल्स कहता हूं। ठीक है। मैंने ऊपर से क्या डाल दिया, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें मैं जिंक ग्रैन्यूल्स कहूंगा। अब इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में 5 मिलीलीटर डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद और उसके ऊपर जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स या जिंक ग्रैन्यूल्स डालने के बाद मैं एक कोर्क लगा देता हूं, एक लकड़ी का कोर्क जिसपे एक छेद होता है। ठीक है। और उस छेद में मैं एक पाइप डाल देता हूं और इस पाइप का नाम होता है डिलीवरी ट्यूब। ठीक है। क्या करा मैंने, ध्यान से देखना। ये जो टेस्ट ट्यूब में मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में जब मैं ये दोनों चीजें मिला चुका था उसके बाद मैंने एक लकड़ी का वुड लिया। वुड ऐसा था कि उसके बीच में छेद था और उसको मैंने फंसा दिया इसके ऊपर। ठीक है। और जो वो छेद था लकड़ी के ऊपर जो छेद था, इस छेद में मैंने एक पाइप डाल दिया और वो पाइप थोड़ा सा टेढ़ा था जैसा कि आप देख पा रहे हो। और जो ये पाइप है, इस पाइप का नाम है मेरा डिलीवरी ट्यूब। ध्यान से सुनना, इस पाइप का नाम क्या है, डिलीवरी ट्यूब। तो यहां तक हो गया। चलो अब शुरू करते हैं हम हमारा एक्सपेरिमेंट। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं मेरे टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट H2SO4 और जिंक ग्रैन्यूल्स मिला चुका हूं। तो यहां जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, मैं जिंक ग्रैन्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप से। देख पा रहे हो ये छोटे छोटे स्क्वायर और रेक्टेंगल बने हुए हैं। मैं इन्हें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किन्हें, जिंक ग्रैन्यूल्स को। और जो मेरा डाइल्यूट H2SO4 है उसे मैं डॉट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो डाइल्यूट H2SO4 है वो डॉट्स के फॉर्म में है। तो अब होता क्या है कि डाइल्यूट H2SO4 और जिंक ग्रैन्यूल्स आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है। आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि ये कुछ बबल्स छोड़ते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ये कुछ बबल्स छोड़ रहे होते हैं। अभी हमें नहीं पता ये कौन से बबल्स हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता ये कौन से बबल्स हैं। बस हमें इतना समझ आ रहा है कि ये कुछ बबल्स छोड़ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे बबल्स, गैस के बबल्स छोड़ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इन गैस के बबल्स को हम हमारे डिलीवरी ट्यूब के थ्रू भेज देते हैं एक सोप सॉल्यूशन में। इन गैस बबल्स को हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू भेज देते हैं सोप सॉल्यूशन में। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया आप
सोप सॉल्यूशन में क्यों भेज रहे हो इन बबल्स को। तो यार ध्यान से एक बात सुनना, अभी मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ कि यहाँ सच्ची में गैस के बबल्स निकले हैं या नहीं। अभी मैं और ज्यादा कंफर्म होना चाहता हूँ कि सही में ये गैस के बबल्स हैं या नहीं, क्योंकि मुझे इनिशियली यहाँ पे बहुत थोड़े थोड़े बबल्स दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल अमाउंट में मुझे बबल्स दिखाई देंगे, और उनको मैं कंफर्म करने के लिए कि ये सच्ची में गैस के बबल्स हैं या नहीं, मैं एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू मैं सोप सॉल्यूशन में भेज देता हूं। अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे भैया कि सोप सॉल्यूशन में अगर आप भेज दोगे बबल्स को या गैस बबल्स को तो क्या होगा उससे, ठीक है। वैसे एक बात यहां नोट कर लेना, मैं इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू जो है ना वो गैस को भेज रहा हूं। गैस की वजह से इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बबल्स बन रहे हैं, मैं बबल्स को नहीं भेज सकता, ये बात याद रखना। मैं यहाँ गैस को भेज रहा हूँ, वो गैस बबल्स में बोलने का मतलब ही ये है कि मैं गैस को इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहां से यहां भेज रहा हूँ। बबल्स तो गैस बना रही है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे बबल्स हैं जिनको मैं सर्कल की शेप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वो पर्टिकुलर गैस बना रही है जो इन दोनों के रिएक्शन के बाद निकली होगी, ठीक है। जिंक और डाइल्यूट H2SO4 के रिएक्शन के बाद जो भी गैस बन के निकली होगी वो गैस इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बबल्स बना रही है। तो अब मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि ये सच्ची में कोई गैस है या नहीं, क्योंकि अभी मुझे यहां बहुत छोटे बबल्स दिख रहे थे। अब मैं सच्ची में अच्छे से कंफर्म करना चाहता हूं कि ये सच्ची में कोई गैस है कि नहीं। इस कारण मैं उस गैस को इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहां भेजता हूं सोप सॉल्यूशन में। अब अच्छा, अब आप लोग सोचेंगे कि भैया आप इसे सोप सॉल्यूशन में क्यों भेज रहे हो, क्या होगा सोप सॉल्यूशन में भेजने से। तो यार ध्यान से सुनो मेरी बात, कि जैसे अगर आप लोगों ने कभी वो क्या कहते हैं सोप से बने हुए गैस बबल्स कभी फूक के उड़ाए हो, ठीक है। छोटे में हमें बहुत शौक होता है वो बबल्स बना के उड़ाने का। वो आता नहीं है, वो 15-20 रुपए का आता है, उसमें आप वो डालते हो और फूक मारते हो तो बबल्स बन के उड़ते हैं। तो यार एक बार तो सोच के देखो, अगर मैं अपने माउथ से फूक मार रहा हूं, ठीक है, मैं फूक मार रहा हूं, देखो फूक मारे जा रहा हूं, क्या कोई बबल बन रहा है। लेकिन अब मैं मेरी फूक को अगर सोप के सॉल्यूशन के ऊपर मारूंगा, ठीक है, लेकिन अब अगर मैं मेरी फूक को सोप के सॉल्यूशन के ऊपर मारूंगा तो जरूर ये बबल्स बनाएगी, जरूर ये और बड़े और अच्छे और स्ट्रॉन्ग बबल्स बनाएगी, जो कि इतनी आसानी से नहीं फूट सकते। देख पा रहे हो आप लोग, सोच पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अगर मैं फूक मारता हूं, मेरे फूक मारने से क्या बबल्स बनते हैं, नहीं बनते। लेकिन मैं मेरी इसी फूक को अगर मैं सोप के ऊपर मारूंगा या सोप के सॉल्यूशन के ऊपर मारूंगा तो जरूर बबल्स बनने के चांसेस हैं, जैसा कि मैं उसमें देखता हूं, वो जो हम बचपन में उड़ाते थे, फूक मार के बबल्स बनाते थे, ठीक है। वैसे सा ही है कुछ, तो यहां भी कुछ वैसा ही है। पानी के अंदर जो बबल्स बन रहे हैं वो बहुत छोटे हैं, मैं ढंग से श्योर नहीं हो पा रहा कि ये सच्ची में बबल्स बन भी रहे हैं या नहीं, इस कारण मैंने उन्हें सोप सॉल्यूशन में भेजा। अब जब मैं सोप सॉल्यूशन में भेज रहा हूं इस पर्टिकुलर एयर को, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो गैस थी, उस पर्टिकुलर गैस को जब मैं मेरे सोप सॉल्यूशन में भेज रहा हूं तो वो गैस बड़े और अच्छे स्ट्रॉन्ग बबल्स बनाती है, ठीक है। तो जो वो गैस है वो अच्छे बबल्स बनाती है, बड़े बबल्स बनाती है, देखो ध्यान से। और इस कारण मैं इस बात का कंफर्मेशन कर लेता हूं कि यहां जरूर कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही होगी, ठीक है, समझ पा रहे हो। क्योंकि मेरे माउथ के अंदर से या मेरे मुंह के अंदर से भी तो गैस निकल रही है, लेकिन क्या ये बबल बना पा रही है, नहीं। अगर मैं इस फूंक को या इस गैस को पानी में डालूंगा तो पानी में बबल बनेंगे, लेकिन क्या वो इतने स्ट्रांग होंगे, नहीं होंगे इतने स्ट्रांग, ठीक है, वो इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। लेकिन क्या मैं इस फूंक को अगर सोप के सॉल्यूशन के ऊपर मारता हूं तो क्या बबल्स बनेंगे और वो थोड़े स्ट्रांग होंगे, जो थोड़ा हल्का सा लॉन्ग टाइम तक के लिए सरवाइव कर सकते हैं, मतलब इतनी जल्दी फटते नहीं है वो बबल्स अगर मैं सोप के ऊपर मारता हूं। एग्जाम्पल के लिए जो आप बचपन में मारते थे, ठीक है, वो भी तो सोप का सोल्यूशन ही होता था, शैम्पू वगैरह मिला के, फिर जब वो खत्म हो जाता तो शैम्पू मिला के हम फिर फूंक मारते थे, ठीक है, तो वो भी तो सोप का ही बबल होता था। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी है। तो
अब क्योंकि मैंने मेरी गैस को सोप सॉल्यूशन में भेजा तो बबल्स बन गए थोड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े बन गए। तो मैं बिल्कुल कंफर्म हो चुका था इस बात से कि जरूर जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है, क्योंकि यहां भी बबल्स बन रहे हैं उस गैस के कारण। और सोप सॉल्यूशन रखने का मेरा मकसद ही ये था कि मैं मेरी गैस को आइडेंटिफाई कर सकूं, मैं स्ट्रांगली ये कह सकूं कि यहां सच्ची में गैस निकली है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करता हूं कि जो ये मेरे गैस के बबल्स हैं, इन गैस के बबल्स को, जो कि सोप वाले गैस के बबल्स हैं, ठीक है, जो सोप वाले गैस के बबल्स हैं, उन्हें मैं कैंडल के आगे ले आता हूं। ठीक है, जो मेरे सोप वाले बबल्स थे, जो यहां से निकले हुए बबल्स हैं, इनके आगे मैं कैंडल ले आता हूं। तो जैसे ही मैं इनके सामने कैंडल लाता हूं तो वो बबल्स फट जाते हैं और फटने के बाद एक पॉप साउंड देते हैं। पॉप साउंड के साथ फटते हैं। देखो ये मैंने फटने का एक सिंबल सा बना रखा है, थोड़ा गंदा सा है पर ठीक है, काम चला लो आप लोग, इतना तो हो ही सकता है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। तो ये सारे गैस बबल्स जो हैं फट जाते हैं जब मैं इनके सामने एक कैंडल लाके रखता हूं, और फटते हैं एक पॉप साउंड के साथ। अच्छा, जब ये पॉप साउंड के साथ फटते हैं तो मैं इस बात को कंफर्म कर देता हूं कि जरूर ये जो गैस बबल्स हैं ये हाइड्रोजन के गैस बबल्स होंगे। ठीक है, जरूर ये जो गैस बबल्स हैं ये हाइड्रोजन के गैस बबल्स होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के बबल्स के सामने अगर हम हीट देते हैं तभी वो फटते हैं एक पॉप साउंड के साथ। तो मैं इस पॉप साउंड की वजह से, इस पर्टिकुलर पॉप साउंड की वजह से मैं ये बात कंफर्म कर लेता हूं कि जरूर ये जो सोप के बबल्स हैं ये हाइड्रोजन के सोप के बबल्स रहे होंगे। तो मैंने इस बात को भी कंफर्म कर लिया कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जरूर हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुई होगी, क्योंकि यहां पॉप साउंड आ रही है। जब मैं कैंडल इन बबल्स के सामने लाता हूं, इन सोप बबल्स के सामने लाता हूं, तो एक पॉप साउंड आती है। वो पॉप साउंड क्यों आती है? क्योंकि यहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन को जब मैं हीट देता हूं तो वो पॉप साउंड निकालता है। ठीक है, तो बस यही था इसका एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है इस पर्टिकुलर सेटअप का, कि जरूर यहां से, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होके यहां आई होगी, और फिर जब वो हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में आई तो सोप सॉल्यूशन में आके हाइड्रोजन गैस ने कुछ बड़े और स्ट्रॉन्ग बबल्स बनाए, और फिर जैसे ही मैं उसको कैंडल के पास ले गया तो वो फट गए पॉप साउंड के साथ, मतलब यहाँ हाइड्रोजन गैस ही होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होता है वो हम एक बार देखते हैं, ध्यान से देखना क्या होता है। जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट क्या देता है हमें? ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट हमें देता है ZnSO4 प्लस H2 गैस, और ये हमें H2 गैस निकल रही है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप से भी हमें पता लग रहा है, क्योंकि लास्ट में जो वो बबल्स फूटते हैं वो पॉप साउंड के साथ फूटते हैं, और पॉप साउंड के साथ हमेशा हाइड्रोजन बबल्स ही फूट रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग एक काम करना कि जो आप जो बचपन में उड़ाते थे ना, अगर कहीं कभी गलती से आपके छोटे भाई बहन वो लेके आते हैं तो एक बार उन्हें उनके बबल्स बनाना, ठीक है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर बबल के पास आप कैंडल लेके जाना। तो जब आप कैंडल लेके जाओगे उस बबल के पास तो फट तो जाएगा पर पॉप साउंड नहीं आएगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन का बबल ही नहीं है। आप जो गैस निकाल रहे हो अपने मुंह से, ठीक है, आप जो अपने मुंह से गैस निकाल के जो उन बबल्स में हवा भरते हो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर से बनी हुई है, इस कारण उसमें कोई पॉप साउंड नहीं आएगी। ठीक है, उसमें कोई पॉप साउंड नहीं आएगी, लेकिन यहाँ आएगी क्योंकि ये हाइड्रोजन के बबल्स है। ऐसा कुछ हो रहा होता है हमारी रिएक्शन में, जो आपको देख के समझ में भी आ रहा है। ठीक है, और बाकी जहाँ तक बात करें बैलेंसिंग की, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है।
तो मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देख के एक जनरल बना सकता हूं। मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन को मैंने देखा या इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को मैंने देखा, फिर मैंने इसे जनरलाइज कर दिया बहुत सारे एसिड्स और मेटल्स के लिए। मैंने इसे जनरलाइज कर दिया। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एसिड होगा, उसका रिएक्शन अगर मैं किसी मेटल से करवाता हूं तो मुझे सॉल्ट प्लस H2 गैस दे देता है। अच्छा, तो अब आप लोग सोचेंगे भैया इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ एसिड की जगह कोई भी एसिड रख लूं। मैं कहूँगा हाँ यार रख लो। और फिर आप लोग बोलेंगे तो यहाँ मेटल की जगह भी मैं कोई भी मेटल रख सकता हूँ। मैं कहूँगा नहीं यार, अभी आप 10th क्लास में हो तो आप मान सकते हो कि यहाँ आप कोई भी मेटल रख लो, लेकिन हर एक मेटल के लिए ये वैलिड नहीं होने वाला। बट मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए ये हो जाती है ये रिएक्शन वैलिड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स के लिए ये रिएक्शन वैलिड हो जाती है। लेकिन क्योंकि आप 10th में हो तो आप तो ये मान के चलो कि ये सारे मेटल्स और सारे एसिड्स हमें यही रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि आपने अभी ज्यादा डेप्थ में या ज्यादा मेटल्स की स्टडी ही नहीं करी। आपको सिर्फ 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स याद होंगे, और उनमें होते कितने मेटल्स हैं? 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर में जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स ये पर्टिकुलर रिएक्शन शो करेंगे। तो आपके लिए ये सारे मेटल्स के लिए सत्य होने वाली है। लेकिन जैसे ही आप 11th 12th में जाओगे, अगर आप साइंस लेते हो, तब ये बात पूरी सत्य नहीं रहेगी, तब ये अर्ध सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात थी। ये हो गया। तो ये हमने कंप्लीट कर ली हमारी एक्टिविटी 2.3। अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.4 पे। तो एक्टिविटी 2.4 में हम क्या कर रहे हैं? एक्टिविटी 2.4 में हम क्या करेंगे? मैं फ्यू पीसेस ऑफ जिंक मेटल ग्रैन्यूल्स लूंगा। ध्यान से सुनना, इस बार मैं क्या कर रहा हूं। मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या भर लिया? 2 मिलीलीटर NaOH का सॉल्यूशन जो कि डाइल्यूट है। ठीक है, मैंने मेरे टेस्ट ट्यूब में 2 मिलीलीटर, पिछली बार 5 मिलीलीटर एसिड भरा था, इस बार 2 मिलीलीटर NaOH का सॉल्यूशन भरा। तो मैंने भर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि इसके ऊपर मैं दोबारा वही जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड कर देता हूं। जिंक ग्रैन्यूल्स मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करने के बाद मैं वैसे ही दोबारा इसे एक स्टैंड में फंसा देता हूं। स्टैंड में फंसाने के बाद मैं एक लकड़ी का कॉर्क लेके इसके ऊपर डाल देता हूं, और उस लकड़ी के कॉर्क में बीच में छेद होता है। ठीक है, उस छेद में मैं ये पाइप डाल देता हूं जिसका नाम होता है डिलीवरी ट्यूब। फिर उस पाइप को मैं डाल देता हूं एक सोप के सॉल्यूशन में। ठीक है, ये सब मैं दोबारा सेम चीजें रिपीट कर रहा हूँगा, सेम चीजें बिल्कुल डिट्टो सेम। बस फर्क क्या है कि पिछली बार मैंने 5 मिलीलीटर H2SO4 डाइल्यूट डाला था, इस बार मैं 2 मिलीलीटर NaOH डाइल्यूट डालूंगा। ठीक है, ये हो गया। और जिंक ग्रैन्यूल्स तो डाल ही रहा था पिछली बार भी, इस बार भी डालूंगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी होगा क्या? वही सेम चीजें रिपीट होंगी, ज्यादा कोई फर्क नहीं है इनमें, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी क्या होगा कि NaOH जब रिएक्ट करेगा जिंक से तो ये बना देता है सोडियम जिंकेट, ZnO2 प्लस H2। ये गैस होती है H2 गैस। यहां भी H2 गैस निकलती है, और पहले इनिशियली छोटे छोटे बुलबुले हमें यहाँ दिखाई देते हैं, और हम कंफर्म करने के लिए कि यहाँ कोई गैस है भी या नहीं, यहाँ सच में कोई गैस निकल रही है या नहीं, तो हम उस गैस को भेज देते हैं पाइप के थ्रू या डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सोप सॉल्यूशन में। तो जैसे ही सोप सॉल्यूशन में वो गैस जाती है तो वो बड़े और स्ट्रॉन्ग बबल्स बना लेती है, क्योंकि सोप से निकलने के बाद जो बबल्स आते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, सोच के देखो।
जो आप फूंक मारते थे बचपन में, और वो जो बबल्स होते थे वो कुछ देर तक के लिए तो रहते थे, ये नहीं कि जैसे ही फूंक मारा वैसे ही बबल्स बने और खत्म हो गए, कुछ टाइम तक के लिए तो वो रहते थे ना। वैसे ही यहाँ भी वो गैस बनती है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बबल्स, हाइड्रोजन सोप के बबल्स बनते हैं यहाँ, फिर दोबारा मैं कैंडल लाता हूँ तो एक पॉप के साउंड के साथ बर्स्ट हो जाते हैं, पॉप साउंड के साथ वो बबल्स फूट जाते हैं। यहाँ भी सेम वही चीज हो रही होगी और सेम पूरा सेटअप, बस क्या करेंगे हम चेंज कि यहाँ टेस्ट ट्यूब में जो हमने पहले डाला था डाइल्यूट H2SO4, उसकी जगह मैं डाल दूंगा डाइल्यूट NaOH और 2 मिलीलीटर डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो देखो यहाँ सोडियम के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो क्या मैं यहाँ अगर 2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। जिंक पहले से बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये है ये पर्टिकुलर रिएक्शन, एक्टिविटी 2.4 की जो रिएक्शन है वो ये है, ठीक है, ये हो गया। और इसका नाम अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि NTSC वगैरह के एग्जाम्स में डायरेक्टली वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इसका नाम पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही नया कंपाउंड है। इस तरह के कंपाउंड्स आपने 9th में भी नहीं देखे और 10th में भी आप पहली बार देख रहे हो, और इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में आपने ज़्यादा सीखा भी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि आपसे ये पूछ लिए थे NTSC में, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम जिंकेट। बाकी इस पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में आप 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बल्कि 12th क्लास में जब आप आओगे तो मेटलर्जी नाम का एक चैप्टर होता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर चैप्टर में आप इसके बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ोगे, सोडियम जिंकेट क्या होता है। तो ये हो गया। अच्छा, बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखवा दूं ये रिएक्शन होने के बाद, क्या है वो नोट छोटा सा, कि नोट क्या है, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, सच काइंड ऑफ reactions are not possible with all the metals। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं जो अभी हमने बेस के साथ पढ़ा, मतलब बेस के साथ, एक डाइल्यूट बेस के साथ हर एक मेटल रिएक्शन नहीं कर सकता, ये चीज आप लोग नोट कर लेना। अब ये लिमिटेशंस मतलब अब आप लोग सोचेंगे कि भैया ये भी बता दो ना कि कौन कौन से ऐसे बेसिस होते हैं, सॉरी कौन कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जो बेस के साथ रिएक्शन नहीं दिखा सकते या नहीं कर सकते रिएक्शन। तो मैं कहूँगा यार थोड़ा वेट करो, आप लोग भी थोड़ा सर्च करने की कोशिश करो। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारी बातें भी पता लगती जाएंगी, जैसे 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 आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारे पत्ते खुल जाएंगे आपके सामने, आपको भी फील गुड आ जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करते हैं आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।